हेलो 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 सीए इंटर के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दोस्तों, हम कर रहे थे आपका सीए इंटर का ऑडिट, और ऑडिट में भी हम थे चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 की मेरी पहली वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बेसिक चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 3 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे। 1 घंटा 5 मिनट का लगभग वो वीडियो था, लास्ट वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को ऑन करके देख रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि पहले आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको चैप्टर नंबर 3 का जो हमने स्टार्टिंग की थी वो आपको क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 3 ऑडिट सीए इंटर, तो वो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि हम इस इस वीडियो में आगे का जो कंटेंट है वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सीए इंटर ऑडिट। नमस्कार, मेरा नाम यश चौहान है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीए बाबा क्लासेस में। मैं खुद भी बाई क्वालिफिकेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद भी सीए हूँ, और आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ सीए इंटर ऑडिट चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में आप जाके ज़रूर देखिए, जो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 3 का, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कवर किया था ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया था। फिर ऑडिट रिस्क कैसे बनता है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसमें पूरा कवर हुआ था। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के दो हिस्से, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क में कवर हुआ था, और डिटेक्शन रिस्क में कवर हुआ था। तो टोटल जो इनिशियल पोर्शन है चैप्टर नंबर 3 का वो पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था। अब आगे का जो कंटेंट है वो इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना स्टडी मटेरियल खोल सकते हैं सीए इंटर ऑडिट का, और स्टडी मटेरियल में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हम जानेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है। आपका ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल का ही मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मॉड्यूल की ही लैंग्वेज में मैंने अपने नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, और उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में दोबारा लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए। देखिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइए। चलिए, हम जानते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होती है। ये जो बेटा लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं जो आपके सामने नोट्स में लिख के लाया हूँ, ये एग्जैक्टली आपके स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट है। मैं कुछ भी घर से बना के नहीं लाया। और वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा, अगर मैं हिंदी में भी कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो हिंदी में भी जो मैं बोलूँगा ना, वो जो एग्जैक्ट यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी का ही ट्रांसलेशन ही होगा। मतलब अगर आप मेरी हिंदी में जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुन लेते हैं और याद कर लेते हैं, और उसको अपनी ही लैंग्वेज में आप इंग्लिश में लिखते हैं, तो आप पाएंगे कि जो आप लिख रहे हैं वो एज इट इज़ आपके स्टडी मटेरियल से मैच करेगा, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को ही बोलता हूँ। आइए, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम समझते हैं क्या है, मेरे साथ पढ़िएगा। द ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, ऑडिटर की प्रोसीजर है। द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment। तो बेटा जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की जा रही है एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंटिटी के बारे में समझने के लिए, और एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, इंक्लूडिंग, और इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। मेरी बात समझो, हम पढ़ रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है, वो एक ऑडिट प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया जा रहा है ताकि ऑडिटर अंडरस्टैंड कर सके एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को, इंक्लूडिंग एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को। ऐसा क्यों, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और एसेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल।
आर डिफाइंड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो इसको हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब वो ऑडिट की प्रोसीजर है, ऑडिटर की प्रोसीजर है टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के को समझने के लिए और उसके एनवायरनमेंट को समझने के लिए, इंक्लूडिंग एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को समझने के लिए। हेलो। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब वो ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर अप्लाई करता है एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए और इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों? ताकि वो असेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ताकि वो असेस कर सके और आइडेंटिफाई कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि फ्रॉड या एरर की वजह से होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्सन लेवल पे। उसको हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोलेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर अ बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बेसिस है, तरीका है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने का और उसका असेसमेंट करने का। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो सकती है या किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर के असर्शन लेवल पे हो सकती है। The auditor shall perform risk assessment procedure to provide a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at the financial statement and assertion level. Auditor perform करता है risk assessment procedure को ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और असेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्सन लेवल पे मौजूद होती है। आई होप क्लियर है। आपको अगर मैं दिमाग में बैठाने के लिए बोलूं तो सिंपल सी बात यह है बेटा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब ऑडिट प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए और एंटिटी के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, इंक्लूडिंग एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। क्यों? ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके और असेस किया जा सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि फ्रॉड या एरर की वजह से होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या फिर असर्सन लेवल पे, वो प्रोसीजर को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझिए मेरी बात को। देखिए, अब बात आती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या प्रोसीजर शामिल होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर इंक्लूडेड होती है। तो देखिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ये हमारा है टॉपिक। ठीक, द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या क्या कर सकता है? ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट से, ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है। और क्या कर सकता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में? ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता है, इंक्वायरी कर सकता है और वो ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन कर सकता है। तो तीन बातें बहुत क्लियर है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए ऑडिटर या तो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के साथ, या फिर वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा, या फिर तीसरे नंबर पे मैंने बोला वो ऑब्जर्वेशन करेगा। और जो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहा हूँ यही आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शैल इंक्लूड फॉलोइंग। क्या क्या? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी who in the auditor's judgment may have information that is likely to assist in identifying risk of material misstatement due to fraud or error। ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से या दूसरों के साथ विद इन द एंटिटी जो ऑडिटर के जजमेंट में ऐसे लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकती है, तो ऑडिटर उन लोगों से इंक्वायरी करेगा। सेकेंड, ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? जैसे अलग अलग तरीके के रेशियोज होते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया। तो ये जो अलग अलग तरीके के रेशियो होते हैं ना बेटा, उसको हम बोलेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर। पढ़ो, एनालिटिकल प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, इवेंट एंड अमाउंट।
ratio and trend that might indicate matters that have audit implication. Unusual or unexpected relationships that are identified may assist the auditor in identifying risk of material misstatement, especially risk of material misstatement due to fraud. तो एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई करता है, मदद करता है आइडेंटिफाई करने में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन की एग्जिस्टेंस को. अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है वो एनालिटिकल प्रोसीजर में समझ में आ जाता है. अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, कोई अनयूजुअल इवेंट है या कोई अनयूजुअल अमाउंट है. रेशियो और ट्रेंड वो इंडिकेट करते हैं उन मैटर को जो कि ऑडिट इम्प्लीकेशन के होते हैं. अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और वो अनयूजुअल रिलेशनशिप या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन ऑडिटर को असिस्ट करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए. आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन क्या करता है? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन से ऑडिटर को एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी समझ में आती है. तो मैंने आपको क्या समझाया? मैं आपको समझा रहा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब वो प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए और एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंक्लूडिंग एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल, ताकि ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सके और असेस कर सके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को. जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या तो फ्रॉड की वजह से हो रही है या एरर की वजह से हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या असर्शन लेवल पे. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर तीन चीज़ें कर सकता है. पहला, इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट से या दूसरों से जो कि ऑडिटर के जजमेंट में ऐसे लोग हैं जिनको रिलीवेंट इंफॉर्मेशन. ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट. सेकंड मैंने बोला एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब अलग अलग तरीके के या फिर दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप्स को स्टडी करना, वो होता है एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर से ऑडिटर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल रिलेशनशिप या अनयूजुअल इवेंट को आइडेंटिफाई करेगा और वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल रिलेशनशिप से वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकता है. ये हो गए एनालिटिकल. तीसरा मैंने बोला ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. इससे क्या होता है? ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन से एंटिटी के बारे में जानकारी मिलती है और एंटिटी के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी मिलती है. यही चीज़ बेटा आपके स्टडी मटेरियल में लिखी हुई है और आप स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे तो आप अच्छे नंबरों से ऑडिट में पास हो पाएंगे. वरना फिर ऑडिट में 40 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाता है अगर आप स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं करते हैं और चैप्टर्स को स्टडी नहीं. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है, आपकी मदद के लिए बनाया जा रहा है. अगर आपको अकेले में स्टडी मटेरियल को पढ़ने में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त CA यश चौहान इस वीडियो में आपकी मदद कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल को पढ़ने में और उसको समझ. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, मैंने आपको वो पढ़ाया जो आपकी बुक में लिखा है. देखिए, द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन. ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म किया जा रहा है ऑब्टेन करने के लिए एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल to identify and assess the risk of material misstatement whether due to fraud or error at the financial statement and assertion level are defined as risk assessment procedure. तो उसको हिंदी में risk assessment procedure बोला जाता है. Risk assessment procedure are a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at the financial statement and assertion level. The auditor shall perform risk assessment procedure to provide a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at the financial statement and assertion level. Okay. Okay. Risk to be assessed include both due to error and those due to fraud. What is included in risk assessment procedure? तो मैंने आपको बताया था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर करेगा इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स.
within the entity who in the auditor's judgment may have information that is likely to assist in identifying risk of material misstatement due to fraud and error. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट के साथ, या फिर वो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना मतलब कि वो दो फैक्टर्स के बीच में रेशियोज को स्टडी कर सकता है, रिलेशनशिप स्टडी कर सकता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, डेटा टर्नओवर रेशियो। एनालिटिकल प्रोसीजर में ऑडिटर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेगा, जो कि मदद करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा मैंने बताया था आपको ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन से क्या होगा, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन से एंटिटी को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिलता है एंटिटी के बारे में। ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, ये 3 पॉइंट हो गए आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के, और आपको यही 3 पॉइंट लिखना है। आइए ये आपका स्टडी मटेरियल है, AI के द्वारा दिया, ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा के या रिलेटेड एक्टिविटी करके, उसको वो एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता है। ऑडिट एविडेंस किस चीज के लिए, जो कि उसको सपोर्ट करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के असेसमेंट के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होता है, के लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोट्स पे, जो कि स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट। आइए बात करते हैं मटेरियलिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय मटेरियलिटी, मटेरियलिटी होता क्या है। तो ऐसे 320 ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट स्टेट्स दैट, बोलता है, क्या बोलता है, स्टेट्स दैट मटेरियलिटी इंक्लूडिंग ओमिशंस आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। देखो ऐसे 320 बोलता है मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन, वो मिस स्टेटमेंट को हम मटेरियल मानेंगे, मिस स्टेटमेंट को हम मटेरियल मानेंगे अगर वो अकेले, अगर वो इंडिविजुअली, या फिर वो दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट होके मिलकर could reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of financial statement। अगर कोई मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली अकेले में या एग्रीगेट होके, दूसरे मिस स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट होके, अगर वो मिस स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस कर देती है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अगर वो इन्फ्लुएंस कर देती है, तो हम बोलेंगे बेटा कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में कि मेरी कंपनी है, मैंने बोला मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50 लाख है। ये मेरी कंपनी का प्रॉफिट 50 लाख देख के आपने मन बना लिया मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। बाद में आपको ये पता चला कि मेरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 50 लाख 1,000 है, तो भी आपका मन चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1,000 रुपये बहुत इममटेरियल है। या मैंने बोला कि मेरी जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 50 लाख से 1,000 रुपये कम है, 1,000 रुपये कम है, तो आपका डिसीजन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन बाद में आपको ये पता चले कि सर की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो मात्र 2 लाख रुपए है, कहाँ 50 लाख कहाँ 2 लाख, अब आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा कि सर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो जो भी मिस स्टेटमेंट है, अगर वो यूज़र के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो मिस स्टेटमेंट को अपने आप में मटेरियल बोला जाएगा और उसे हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। ये ऐसे 320 बोलता है। आगे देखो, आगे ये बोलता है आपका स्टडी मैट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor
to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework. तो ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसे 320 में लिखा हो, ऐसे 200 में लिखा हुआ है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ले कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion, जिससे ऑडिटर एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके कि whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. Okay. अब बात आती है डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी का पता करने के लिए ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। A percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole, and if applicable, the materiality level or level for particular class of transaction, account balance or disclosure. तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे इन टोटलिटी कि जो मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी कैसे पता चलेगी? ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होगा, कौन कितनी चीज़, कौन सा अमाउंट मटेरियल है। तो वैसे तो ये होता है प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर, प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। मटेरियलिटी डिसाइड करने में ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेगा। साथ में क्या वो परसेंटेज ले सकता है, परसेंटेज ऑफ एनी बेंचमार्क, किसी बेंचमार्क का परसेंटेज ले सकता है, ऑफ एनी बेंचमार्क। जैसे वो परसेंटेज ले सकता है लाइक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू का परसेंटेज ले सकता है। जैसे अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू है 1 लाख और वो बोल देगा कि 1% ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू है मान लो 1 लाख, अगर 1 लाख रुपए रेवेन्यू है और ऑडिटर ने सोचा कि 1%, 1 लाख का 1% अमाउंट को मैं मटेरियल मानूंगा, मतलब 1,000 रुपये यहाँ मटेरियल अमाउंट हो गया। अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट 1,000 से एक्सीड कर जाएगी तो ऑडिटर उसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट मान लेगा। अच्छा, एक बात और, ये जो मटेरियलिटी है ना, ये जो मटेरियलिटी है ना, ऑडिटर 2 लेवल पे देखेगा। कौन से होंगे वो 2 लेवल? मटेरियलिटी जो है 2 लेवल पे देखेगा वो। पहला वो देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। या फिर दूसरा मटेरियलिटी को वो डिसाइड कर सकता है एट असर्शन लेवल, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, है ना, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, या फिर किसी और पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन्स के लिए भी वो डिसाइड कर सकता है। और पर्टिकुलर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मटेरियलिटी को वो अलग बोल सकता है कि टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के को वो मटेरियलिटी डिसाइड अलग कर सकता है, और किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए वो अलग मटेरियलिटी लेवल रख सकता है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए या अकाउंट बैलेंस के लिए, जैसे हो गया डेटर,
के लिए वो अलग मटेरियलिटी भी रख सकता है, अकाउंट बैलेंस के लिए वो अलग मटेरियलिटी रख सकता है। देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये लिखा हुआ है। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल वो मटेरियलिटी अलग डिसाइड कर सकता है, एंड इफ एप्लीकेबल तो वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए या अकाउंट बैलेंस के लिए मटेरियलिटी को अलग से डिसाइड कर सकता है। दो लेवल पे वो ऑडिटर मटेरियलिटी को डिसाइड कर सकता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए और किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या अकाउंट बैलेंस के लिए अलग से भी वो रख सकता है मटेरियलिटी का लेवल। आपके स्टडी मैट में चलते हैं और देखते हैं स्टडी मैट क्या कह रहा है। देखिए स्टडी मटेरियल भी आपकी यही बातें लिख रहा है। व्हाट इज मटेरियलिटी? तो ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट स्टेट्स दैट, बोलता है मिस स्टेटमेंट, कोई मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर कंसीडर टू बी मटेरियल, उसे मटेरियल मानेंगे इफ दे, अगर वो या तो इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे तो वो मटेरियल है। The objective of an independent auditor is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस ले कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ताकि ऑडिटर एक्सप्रेस कर सके ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये यहाँ पे लिखा है। हियर इन लाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियलिटी, यहाँ मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एज अ रिजल्ट एन ऑडिट स्ट्राइव्स टू आइडेंटिफाई significant risk of material misstatement and audit procedure are geared towards it. आगे ये लिखता है कि मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, मटेरियलिटी हमेशा साइज से संबंधित नहीं होता, केवल अमाउंट से संबंधित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल अमाउंट लॉस्ट बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, अगर थोड़ा सा भी अमाउंट फ्रॉड करके चोरी किया गया है किसी एम्प्लॉय के द्वारा, it can indicate a serious flaw in the enterprise internal control system requiring immediate action to avoid greater future loss। तो जैसे चोरी जैसी जो चीज़ हो गई कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई चीज़ चोरी कर ली, तो ये अपने आप में मटेरियल नहीं है, हो सकता है उसने बहुत छोटा अमाउंट चोरी किया हो, लेकिन ये इसके इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस को दर्शाता है। ओके आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपका स्टडी मटेरियल लिखता है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट प्लानिंग में भी यूज होगा, और जब वो ऑडिटर को ऑडिट एक्चुअली में एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म किया जाएगा, तब भी ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। ऐसे 320 डील विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे 320 ने बोल दिया कि ऑडिटर जब ऑडिट को प्लान करेगा तब भी वो मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा, और जब वो परफॉर्म करेगा ऑडिट को तब भी वो मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेगा। इन प्लानिंग द ऑडिट द ऑडिटर In planning the audit, the auditor makes judgment about the size of misstatement that will be considered material.
जब ऑडिटर प्लान करता है ऑडिट को, तब वो जजमेंट लगाता है कि कितने साइज का मिस स्टेटमेंट को मटेरियल बोला जाए। These judgment provide a basis for determining the nature, timing and extent of risk assessment procedure। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे 320 क्या बोल रहा है? ऐसे 320 बोल रहा है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी को अप्लाई करेगा प्लान करते हुए। अपने ऑडिट को जब वो प्लान करेगा तब मटेरियलिटी को ध्यान में रखेगा, और जब वो ऑडिट को परफॉर्म करेगा तब भी वो मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेगा। ऐसे 320 आगे ये बोलता है कि जब वो प्लान करेगा, इन प्लानिंग द ऑडिट द ऑडिटर मेक्स जजमेंट, ऑडिटर ये जजमेंट लेगा कि किस साइज का मिस स्टेटमेंट को वो मटेरियल माने, 1000 को मटेरियल माने, 5000 को मटेरियल माने, या 10,000 रुपए को वो मटेरियल माने। अब इससे क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा? इससे उसको एक बेसिस मिलेगा। क्या बेसिस मिलेगा? इससे उसको बेसिस मिलेगा कि वो अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को डिसाइड कर पाएगा। जब एक बार वो मटेरियलिटी डिसाइड कर लेगा ना कि कितना अमाउंट मटेरियल है, उसके बाद वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को भी डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, इससे उसको क्या मदद मिलेगी? इससे उसको फर्दर मदद ये मिलेगी कि वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएगा और असेस कर पाएगा। उससे क्या होगा? उससे वो ये डिसाइड कर पाएगा कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसको किस एक्सटेंट का लगाना है, किस नेचर का और किस टाइमिंग का लगाना है। फिर से समझते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया ये हिस्सा, इस हिस्से को मैं दोबारा से समझाता हूं। देखिए मेरी बात, ये ऐसे 320 बोल रहा है। ऐसे 320 क्या बोल रहा है? ऐसे 320 बोल रहा है इन प्लानिंग द ऑडिट, जब ऑडिट को प्लान किया जाएगा तब ऑडिटर ये जजमेंट लगाएगा कि किस साइज का मिस स्टेटमेंट मटेरियल है। क्या 1000 रुपये मटेरियल है या 5000 रुपये मटेरियल है? जब वो साइज पता कर लेगा ना कि कौन से साइज का मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, उससे उसको 3 चीज़ों का बेसिस मिल जाएगा। 3 चीज़ों का बेसिस मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। बेसिस मतलब आधार। क्या 3 चीज़ों का बेसिस मिल जाएगा? ऑडिटर को उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए बेसिस मिल जाएगा कि वो किस नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करे। उससे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा और असेस कर पाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और उससे उसको ये पता लग पाएगा कि उसको किस एक्सटेंट का, किस हद का, किस नेचर का और कितने टाइमिंग का फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है। तो ये 3 चीजें उसे समझ में आ जाएंगी। The materiality determined when planning the audit does not necessarily establish an amount below which uncorrected misstatement individually or in aggregate will always be evaluated as immaterial। तो मटेरियलिटी का मतलब ये नहीं हो गया, जब वो प्लान करते हुए, ऑडिट को प्लान करते हुए जिस अमाउंट को वो मटेरियल बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस अमाउंट के नीचे के जो अमाउंट हैं वो इमटेरियल हैं। The circumstances related to some misstatement may cause the auditor to evaluate them as material। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि मटेरियलिटी लेवल के नीचे के अमाउंट को भी वो मटेरियल मान सकता है ऑडिटर। ओके, द ऑडिटर हैज टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। उसको कोई लिख के नहीं देगा, बल्कि उसको अपने प्रोफेशनल जजमेंट से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट मटेरियल है। चूजिंग अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, किस बेंचमार्क को पकड़ के मैं मटेरियलिटी डिसाइड करूं, एंड डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ बेंचमार्क। ओके, आगे आपका मटेरियल बोलता है स्टडी मटेरियल। इफ देयर इज एनी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, अगर स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कुछ डिस्क्लोजर की, इट इज टू बी कंसिडर्ड मटेरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका डिवीजन 1 है शेड्यूल 3 का, तो आपके शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 बोलता है एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर का आइटम विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ₹1 लाख, विच एवर इज हायर, नीड्स टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली।
आपका शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 बोलता है कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर का आइटम जो कि रेवेन्यू का 1% से ज्यादा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 1% से ज्यादा है या 1 लाख रुपए, दोनों में से विच एवर इज हायर, 1% ऑफ रेवेन्यू या 1 लाख, दोनों में से विच एवर इज हायर से अगर कोई इनकम या एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये अमाउंट मटेरियल हो गया। सेकंड, अ कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares, specifying the number of share held as per requirement of division 1 of schedule 3 of companies act 2013। तो डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 ये भी बोलता है कि कंपनी को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में हर शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग दिखानी पड़ेगी जिनके पास 5% से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो ये अपने आप में स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इनको अपने आप में मटेरियल मान लिया जाएगा। ये चीज़ें हमने समझी, यही आपका स्टडी मटेरियल में भी लिखा हुआ है, और यकीन नहीं आए तो आप स्टडी मटेरियल में भी देख सकते। देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The concept of materiality is applied by auditor both in planning and performing the audit and in evaluating the effect of identified misstatement on the audit and uncorrected misstatement if any on the financial statement and in forming the opinion in the auditor's report। SA 320 deals with auditors' responsibility to apply the concept of materiality in planning and performing an audit of financial statement। SA 320 बोलता है कि हे ऑडिटर अप्लाई कर देना मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को जब तू प्लान करे ऑडिट और जब तू परफॉर्म करे ऑडिट, दोनों अलग चीज़ है। ऑडिट की प्लानिंग पहले होगी, ऑडिट को बाद में परफॉर्म किया जाएगा। यही चीज़ आपका स्टडी मटेरियल दिख रहा है। देखिए ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, स्टडी मैट में ही लिखा है। देखो, इन प्लानिंग द ऑडिट द ऑडिटर मेक्स जजमेंट, ऑडिटर जजमेंट देता है कि किस साइज का मिस स्टेटमेंट को मटेरियल माना जाए, और इस जजमेंट से उसे आधार मिलता है, बेसिस मिलता है किस चीज़ का, टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट and determining the nature, timing and extent of further audit procedure। यही चीज़ें मैंने आपको स्लाइड में पढ़ाया था। फिर यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखी हुई है, इफ़ देयर इज़ एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कुछ डिस्क्लोजर की तो उसको भी मटेरियल कंसीडर किया जाएगा, उसको भी मटेरियल कंसीडर किया जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट। जैसे दो एग्जाम्पल, शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 बोलता है कि अगर कोई आइटम इनकम का या एक्सपेंडिचर का जो एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 1 लाख विच एवर इज हायर, उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। शेड्यूल 3 ये भी बोलता है कि कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड as per requirement of division 1 of schedule 3 of companies। डिटरमाइनिंग ऑफ मटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट होता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब अगला टॉपिक आता है हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इसको मैं समझाऊंगा बड़े आराम से, बड़े ध्यान। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है? ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है। तो बेटा कई बार क्या होता है कि कोई एक मिस स्टेटमेंट अकेले में तो मटेरियल नहीं होती, इंडिविजुअली वो मटेरियल नहीं होती, पर बहुत सारी छोटी 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 मिस स्टेटमेंट मिलके एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाती है। तो कहीं कोई मिस स्टेटमेंट, छोटी 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 मिस स्टेटमेंट मिलके मटेरियलिटी को एक्सीड ना कर जाए, इसके लिए ऑडिटर एक
मटेरियलिटी से बिलो एक अमाउंट सेट करता है जिसको वो कंसिडरेशन में लेगा, जिसे हम बोलेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखते हैं स्टडी मैट क्या लिखता है। देखिए, practically it is difficult for auditor to design tests to identify individual material misstatement. It is likely that misstatements are material in aggregate. It takes us the concept of performance materiality. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी, मटेरियलिटी के नीचे का कोई अमाउंट, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस एन अप्रोप्रिएटली टू रिड्यूस टू एन appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceed materiality for the financial statement as a whole. तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब कोई अमाउंट या अमाउंट जो ऑडिटर सेट करता है मटेरियलिटी लेवल के नीचे कोई अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए, ताकि वो रिड्यूस कर सके लो लेवल तक, कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी ना हो जाए कि अनकरेक्टेड या अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट साथ में मिलके मटेरियलिटी को क्रॉस कर जाए। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हटाने के लिए ऑडिटर एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करता है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब मटेरियलिटी अमाउंट के नीचे, जैसे 1000 रुपये मटेरियलिटी अमाउंट है तो 700 रुपये वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट कर सकता है। If applicable, performance materiality also refer to the amount or amount set by auditor at less than the materiality level, materiality level के नीचे का कोई amount for particular class of transaction, किसी transaction के लिए, account balance के लिए या disclosure के लिए। देखो, performance materiality is set at a value lower than overall materiality, overall materiality से नीचे का कोई level performance materiality को सेट किया जाता है। It lowers the risk that auditor will not be able to identify misstatements that are material when added together. मैंने आपको ये समझाया कि कई बार परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। मैंने ये समझाया कि कई बार मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली अकेले में मटेरियल नहीं होती, लेकिन बहुत सारी छोटी मिस स्टेटमेंट मिल के एग्रीगेट होकर के मटेरियल बन जाती है। तो ऐसा रिस्क को हटाने के लिए, घटाने के लिए ऑडिटर एक अमाउंट सेट करता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को हम बोलते हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो अमाउंट होता है वो मटेरियलिटी लेवल से नीचे होता है, छोटा होता है मटेरियलिटी लेवल पे, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को डिसाइड करके ऑडिटर इस रिस्क से बच जाता है कि बहुत सारी छोटी मिल के मिस स्टेटमेंट मटेरियल ना हो जाए, के लिए वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को सेट कर लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने नोट्स में भी यही पॉइंट्स आपको समझाए हैं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, देखिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, इट इज़ लाइकली दैट मिस स्टेटमेंट्स आर मटेरियल इन एग्रीगेट, कई बार इन एग्रीगेट में एग्रीगेट होके मटेरियल मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो जाती है, अकेले में नहीं होती। इट टेक्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये हमको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट पर लेकर के जाती है ये बात। देखिए, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मीन्स द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर at less than materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriately low level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for the financial statement as a whole. Performance materiality is set at a value lower than overall materiality. It lowers the risk that auditor will not be able to identify misstatement
that are material when added together. अच्छा, अब बात आती है, क्या मटेरियलिटी लेवल पे रिवीजन हो सकता है? क्या मटेरियलिटी लेवल को ऑडिटर बाद में चेंज कर सकता है? जैसे प्लानिंग में ऑडिटर ने कोई एक अमाउंट मटेरियल सेट कर लिया, जैसे उसने बोल दिया कि 1,000 रुपये का जो अमाउंट है वो मेरे लिए मटेरियल है, उसको मैं इग्नोर नहीं करूँगा। हाँ, 1,000 के नीचे के जो अमाउंट होंगे मैं उसे इग्नोर कर सकता हूँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी सेट कर लेता है, ताकि छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट मिलके टुगेदर होके एग्रीगेट होके मटेरियलिटी को क्रॉस ना कर जाए। तो लेकिन अब बात ये आती है कि क्या मटेरियलिटी लेवल जो ऑडिटर ने सेट किया है, क्या उसको वो चेंज कर सकता है? क्या उसमें वो रिवीजन ला सकता है? ऑफ कोर्स ला सकता है। पढ़ो, द ऑडिटर में रिवाइज, ऑडिटर रिवाइज कर सकता है मटेरियलिटी लेवल को फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस इफ, अगर अगर कोई सर्कमस्टेंसेज में चेंज आ जाए, if there is change in circumstances that occur during the audit. For example, क्या कोई चेंज आ गया? डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, एंटिटी ने अपने मेजर पार्ट को बेच दिया, कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई, या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज आ गया, जो अंडरस्टैंडिंग उसने एंटिटी के बारे में बनाई थी। तो यदि अगर सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंज आता है तो ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को भी रिवाइज कर सकता है। द ऑडिटर में ऑल्सो रिवाइज द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल को भी वो साइमल्टेनियसली रिवाइज कर सकता है, लेकिन ऑडिटर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा मटेरियलिटी, ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा मटेरियलिटी। 3 बातें ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर में लिखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट में लिखनी पड़ेगी। क्या है वो 3 बातें? आइए देखते हैं। द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग अमाउंट एंड द फैक्टर्स कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग दिस अमाउंट। क्या क्या 3 बातें ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करनी है? मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए क्या मटेरियलिटी है? इफ एप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर के लिए उसने क्या मटेरियलिटी डिसाइड किया है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसने क्या डिसाइड किया है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मैंने बताया था मटेरियलिटी लेवल के कोई नीचे का कोई अमाउंट होता है, और अगर ऊपर के इन तीनों में कोई रिवीजन आ जाए तो वो भी ऑडिटर को अपने वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आपके स्टडी मटेरियल में बेटा एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन, आप इस इलस्ट्रेशन को मेरे साथ देखिए। आपका स्टडी मटेरियल में एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन क्या बोलता है आप मेरे साथ समझिए। आपको मैं स्टडी मटेरियल से ही वो इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका इलस्ट्रेशन 3 है, पेज नंबर 3.24 में। इलस्ट्रेशन में देखिए क्या लिखा है। वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ ऑडिटर ऑफ हाईली कैपेबल लिमिटेड वाज ऑफ अ व्यू दैट materiality and audit risk are only considered as planning at planning stage of an audit, comment as an auditor। तो ये टीम मेंबर क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क जो है वो केवल प्लानिंग स्टेज में ही कवर की जाती है। क्या ये सही बोल रहा है? क्या मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या केवल और केवल प्लानिंग में अप्लाई होता है? बताइए। गलत बोल रहा है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट दोनों में अप्लाई होता है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट, ऑडिट के प्लान और परफॉर्मेंस दोनों में ही मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल
स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी है वो अप्लाई किया जाता है ऑडिटर के द्वारा प्लानिंग में भी और ऑडिट के परफॉर्मेंस में भी और इवेल्युएट करने में भी। क्या इवेल्युएट करने में? इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इनफॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इन सभी जगहों पे मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक हमने बातों को समझ लिया है बिल्कुल बराबर तरीके से। आपका मटेरियल भी यही बातें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लिए लिखता है। अब अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आगे का कॉन्सेप्ट। जो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये वैसे मैंने आपके साथ पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। भाई सिंपल सी बात है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंड करता है एंटिटी को। एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडिटर क्या 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 चीज़ों को देखता है। देखो यहाँ क्या लिखा है। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट to understanding the entity and its environment states that the auditor shall obtain an understanding of the following। auditor इन following points को understand करेगा किस चीज़ के लिए? entity को समझने के लिए, ताकि वो risk of material misstatement को identify कर सके। ऑडिटर किन चीज़ों को समझेगा, किन चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेगा? सबसे पहले ऑडिटर देखेगा रिलीवेंट इंडस्ट्री कि जो एंटिटी है वो किस इंडस्ट्री में है। क्या वो बैंकिंग सेक्टर में है, क्या वो इंश्योरेंस सेक्टर में है, क्या वो कॉटन इंडस्ट्री है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में है, कौन सी इंडस्ट्री में है। साथ में उस पर कौन से रेगुलेटरी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। क्या उस पर बैंकिंग रेगुलेशन अप्लाई होता है, क्या उसमें इरडा अप्लाई होता है, क्या उसमें कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, क्या उसमें पार्टनरशिप का कोई रेगुलेशन अप्लाई होता है। तो ऑडिटर ये अंडरस्टैंड करेगा रिलीवेंट इंडस्ट्री कौन सी है, उसमें रेगुलेशन कौन से अप्लाई होते हैं, रेगुलेटरी क्या है उस पर, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब ये हो गया क्या उस पर शेड्यूल 3 अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट का, क्या उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का कोई फ्रेमवर्क अप्लाई होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है ये समझेगा ऑडिटर। देखो इसमें लिखा भी यही बात है। क्या लिखा है? Relevant industry factors include industry conditions such as the competitive environment, supplier and customer relationship, and technological development. Example of matter that the auditor may consider include market and competition, whether entity is engaged in seasonal activity, product technology relating to entities product, इन सब चीज़ों को ऑडिटर समझेगा। The industry in which the entity operate may give rise to a specific risk of material misstatement arising from the nature of the business or the degree of regulation। रिलीवेंट रेगुलेटरी फैक्टर में क्या क्या बातें आ जाएंगी? रेगुलेटरी फैक्टर में आ जाएगा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है उसका, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, एंटिटी के ऊपर, ये बातें। नेचर ऑफ एंटिटी अगला पॉइंट है, नेचर ऑफ एंटिटी। पहले तो ऑडिटर समझेगा उसके फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा। देखो हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ऑडिटर ने देखा रिलीवेंट इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी क्या लगती है उस पर, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या अप्लाई होता है। सेकेंड में ऑडिटर ने क्या समझेगा, ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी, अब नेचर ऑफ एंटिटी में इंक्लूड करेंगे उसके ऑपरेशन की, एंटिटी क्या ऑपरेशन कर रही है, एंटिटी की ओनरशिप किसके पास है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, हायरार्की क्या है एंटिटी, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट द एंटिटी इज मेकिंग, एंटिटी किस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर रही है, एंड प्लान टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज।
एंड द वे द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड, किस तरीके से वो स्ट्रक्चर्ड है, किस तरीके से एंटिटी को फाइनेंस किया गया है, कितना इक्विटी है, कितना उसमें बाहर का पैसा डेट है. To enable the auditor to understand the class of transaction, account balance and disclosure to be expected in the financial statement. An understanding of nature of entity enable the auditor to understand whether entity has complex structure, for example, whether it has subsidiary. तो ऑडिटर सेकंड बी पॉइंट मैंने बोला कि एंटिटी को समझेगा. देखो मेरी नेचर ऑफ एंटिटी को समझेगा ध्यान से. नेचर ऑफ एंटिटी को समझेगा मतलब उसके ऑपरेशन को समझेगा, ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझेगा, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है एंटिटी, क्या वो कोई स्पेशल पर्पस एंटिटी में तो इन्वेस्ट नहीं कर रही, और कैसे स्ट्रक्चर्ड है एंटिटी का, स्ट्रक्चर्ड कैसा है, फाइनेंस कैसा है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ये समझेगा ऑडिटर. सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट आपका स्टडी मैट कहता है द एंटिटीज सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजन फॉर चेंज देयर टू. द ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर द एंटिटीज अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट फॉर इट्स बिजनेस एंड कंसिस्टेंट. ऑडिटर ये इवेलुएट करेगा जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की जा रही है एंटिटी के द्वारा, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री. सी में मैंने क्या बताया, एंटिटीज सेलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑडिटर देखेगा, और अगर उसमें कोई चेंज हुआ है तो क्या रीज़न है चेंज. फोर्थ पॉइंट है द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी. एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट में रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. और कौन से बिजनेस रिस्क हैं जिसकी वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है. मैंने बच्चों आपको बताया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, क्या आप लोग को याद है. मैंने आपको बताया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब कि कोई रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी प्रायर टू द ऑडिट. ऑडिट चालू करने के पहले कितने प्रतिशत चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट मौजूद होगी, कि क्या चांसेस हैं, क्या रिस्क है, उसको मैंने बताया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो बोलते हैं. ठीक है, ये बात हो गई. ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो ऑडिटर एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहा है और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है. तो ये वाला पॉइंट हम समझ रहे हैं कि कैसे वो अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी को और कैसे उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा. ई पॉइंट क्या बोलता है, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. तो ऑडिटर चेक करेगा, देखेगा, मेजरमेंट करेगा और रिव्यू करेगा एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को. ठीक है, तो ये 5 बातें यहाँ पे आपको एग्जाम में लिखनी है. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. देखिए एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं, इलस्ट्रेशन क्या कहता है, इस इलस्ट्रेशन कौन समझ. ये चलिए ये इलस्ट्रेशन हम अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में वीडियो को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट जो है वो अगली क्लास में अपन डील करेंगे. थैंक यू.